हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो कैसे हैं दोस्तों? कैसी रही दीपावली? और भैया दूज भी अब जो है आज हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास समय बहुत कम है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चीज़ों को कवर कीजिए। मैथ में आपकी अब 10 दिन में 15 दिन में कवर करा दूंगा। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा मैथ का, और एक आपको चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बता दी जाएंगी। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 10 तक आपको जो है कुछ पार्ट्स में टूटे हुए सेंटेंस लिखे, इनमें कुछ गलती है और गलती में हम लोगों को ढूंढना है कि कहाँ पे गलती होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हिज कंपोजिशंस इज इंफीरियर देन माइन, नो एरर। देखो, कल भी हम लोगों ने, कल का अगर प्रैक्टिस सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखेंगे जाके, तो वहाँ भी हम लोगों ने बताया था कि इन्फीरियर और सुपीरियर, जूनियर, सीनियर और प्रीफर, ये 5 चीज़ों के साथ हमेशा क्या आता है, टू जो हमारी प्रीपोजिशन होती है इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है इन्फीरियर, और इन्फीरियर के बाद दे रखा है देन। तो यहाँ पे देन नहीं, टू होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? टू होना चाहिए था। ठीक है, तो हिज कॉम्पोजिशन इज इन्फीरियर टू माइन। तो इनमें इसके साथ कभी भी ये जो इन्फीरियर शब्द हैं, सुपीरियर शब्द है, जूनियर, सीनियर और प्रीफर, ये शब्द जो है सब लैटिन शब्द हैं, और इनकी ना तो कोई कंपैरिजन डिग्री होती है और ना ही इनकी कोई पॉजिटिव, ना ही कोई सुपरलेटिव। तो इनके साथ कभी भी ये देन और ये इनके साथ में जितने भी ये वर्ड्स होते हैं ये शब्द नहीं लगाए जाते हैं। इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, और वो प्रीपोजिशन होती है टू। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका बन जाएगा हिज कॉम्पोजिशन इज इन्फीरियर टू माइन। ठीक है, याद रखना ये नियम बहुत अच्छा नियम है, और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाएगा और पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। द ओल्ड मैन वॉज ओवरब्लेम्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। अच्छा, द ओल्ड मैन वॉज ओवरब्लेम्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। अच्छा, देखो यहाँ पे ये जो आपको सेंटेंस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो ओवरब्लेम्ड जो लिखा हुआ है, इसके बाद इन्होंने फॉर का इस्तेमाल किया है, जो कि गलत है। क्यों गलत होता है? क्योंकि ओवरब्लेम्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा अति कह सकते हैं कि भाव गंभीर हो जाना, या कह सकते हैं सरोबोर हो जाना, ओतप्रोत हो जाना। मतलब जब ओवरब्लेम्ड आदमी कब होता है? जब बहुत इमोशनल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमेशा किसका इस्तेमाल होता है? विद का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ओवरब्लेम्ड फॉर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग विद का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो गलती आपको सेकंड ऑप्शन में मिल जाएगी, और यही ऑप्शन आपका गलत भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज लॉन्चिंग, अच्छा, वाज मच एक्साइटिंग, नो एरर। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मच एक्साइटिंग। अब भारत पाकिस्तान के जो बीच का मैच है बहुत उत्तेजनात्मक है। ठीक, यहाँ पे इसका ये अर्थ निकल रहा है। तो देखो, अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मच एक्साइटिंग, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों भाई कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उससे पहले कभी भी वेरी का इस्तेमाल नहीं होता, ये आपको भी पता होगा। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, जो मच का प्रयोग होता है वो कंपैरेटिव डिग्री से पहले होता है, और वेरी का प्रयोग जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री से पहले होता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको जो मच, उसके स्थान पर क्या दे दिया इन्होंने? वेरी दे दिया। वेरी एक्साइटिंग क्या दे रखा है? वेरी एक्साइटिंग। तो वाज मच, अच्छा मच एक्साइटिंग, सॉरी मैं ही कुछ गलत समझ रहा हूँ। देखो, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मच एक्साइटिंग। तो देखो, सीधी सी बात समझिए, मच एक्साइटिंग का प्रयोग यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो मच का प्रयोग होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में होता है, और पॉजिटिव डिग्री में वेरी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो मच दे रखा है इसकी जगह पे हमको वेरी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों की कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री में किसका इस्तेमाल होता है? तो पॉजिटिव डिग्री में हमेशा वेरी का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे इसलिए ये मच का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, और सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसकी जगह पे हमको वेरी लेना पड़ेगा। चलिए, 4 नंबर। आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। अच्छा, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी।
देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है, आई हैव सीन लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो आज जो है, ठीक है, वर्तमान दिन को दिखाएगा, तभी तो हम प्रेजेंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, कोई भी टेंस हो, लेकिन प्रेजेंट का मतलब जो है आज के दिन को दिखाएगा, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन्हीं टेंस का प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब बात इसमें जो है लास्ट ईयर की कर रहा है, जब इसमें बात लास्ट ईयर की कर रहा है, तो इसमें कौन सा सेंटेंस बनना चाहिए? तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पे पास्ट परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट जो परफेक्ट दे रखा है, इसकी जगह पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आई हैव सीन की जगह पे क्या हो जाएगा? आई सा। क्या हो जाएगा? आई सा दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, आई सा दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। तो यहाँ पे ये जो हैव सीन लिखा है, या तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, और ये जो लास्ट ईयर लिखा है, क्योंकि बात हमारी पिछले साल की कर रहे हैं, तो हमें चेंज इसको ही करना पड़ेगा, हैव सीन को। तो यहाँ पे इसको हटा देंगे। फिर 5 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, महात्मा गांधी रिमेंड a man of principles although his life no error। महात्मा गांधी remained a man of principles although his life और नो एरर, ये है। अच्छा देखो यहाँ पे जो गलती है वो हमको ऑल थ्रो हिज लाइफ, इसमें गलती है, क्योंकि ऑल थ्रो हिज लाइफ, इसमें जो है जो ऑल थ्रो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑल थ्रो। इसका प्रयोग जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रयोग जो होता है निरंतर शब्द के लिए होता है, और आल्दो के स्थान पर हम लोग करेंगे क्या? ऑल अलोंग करेंगे। क्या करेंगे? ऑल अलोंग। या क्या कर सकते हैं, कि दो आउट हिज लाइफ, क्या हो सकता था? दो आउट हिज लाइफ। आल दो नहीं हो सकता है एक साथ में, आल थ्रो, या तो ऑल अलोंग करेंगे या थ्रो आउट हिज लाइफ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोगों को इस तरीके से शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य बनाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? महात्मा गांधी रिमेन्ड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स थ्रो आउट ऑफ हिज लाइफ, थ्रो आउट हिज लाइफ। तो यहाँ पे गलती आपको ऑल थ्रो में है, इसको बस सिर्फ आपको ऑल को काट देना है, यही आपका सही आंसर बन जाएगा। या तो ऑल अलोंग लिख लीजिए, तब सही हो जाएगा। रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर। रुस्तम एंड माई सेल्फ। अब एक चीज़ आप ये देख रहे होंगे कि रुस्तम लिखा हुआ है और उधर माई सेल्फ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माई सेल्फ तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जबकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ आपस में जोड़े जा सकते हैं। तो भाई माई सेल्फ तो इस्तेमाल हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब हम लोग नाउन और प्रोनाउन को आपस में जो है एंड कंजक्शन से जब जोड़ते हैं, तो दोनों में जो होता है नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी हम लोग उनको और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई सेल्फ नहीं हो सकता, या तो हमें यहाँ पे रुस्तम के साथ आई लगाना पड़ेगा। क्या है? रुस्तम के साथ आई लगाना पड़ेगा, कि मतलब रुस्तम और मैं, क्या हो जाएगा? रुस्तम और मैं, यहाँ पे हमको आई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यही गलती आपकी बन जाएगी। 7 नंबर क्या दिया हुआ है? यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट। अब देखो हमेशा याद रखना, जब भी कभी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो क्वेश्चन टैग में याद रखना, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, वही यहाँ पे निगेटिव में बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इजंट इट जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हो जाएगा यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो वॉन्ट यू। तो मतलब यहाँ पे वॉन्ट यू यानी कि विल था, उसका वॉन्ट यू बन जाएगा, यही गलत हो जाएगा। 8 नंबर अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंड ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। क्या लिखा हुआ है? अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। देखो अत्यधिक पैसा खर्च किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान, ये इसका बन रहा है। देखो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी कभी हम लोगों के साथ क्या होता है, जो बहुवचन होता है, मतलब जो प्लूरल नाउन है, उसके साथ प्लूरल नाउन का ही, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स।
और सब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे लिखा है अ लॉट ऑफ मनी, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो वर लिखा हुआ है यही गलत हो जाएगा, क्योंकि अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ के साथ कोई भी चीज़, अ लॉट ऑफ के साथ कोई भी चीज़ आप जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर नाउन बन जाएगा, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे वॉच का इस्तेमाल हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। 9 नंबर क्या लिखा हुआ है, द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, द टू लास्ट। अब देखो यहाँ पे जो वाक्य की शुरुआत है वो ही पूरी तरीके से इन्होंने गलत कर दी है। तो यहाँ पे द टू लास्ट नहीं होना चाहिए था, क्या होगा, टू लास्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो टू है वो एक क्रिडिनल है, कार्डिनल है, क्या है, कार्डिनल है, और इसके साथ पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो लास्ट जो है वो ऑर्डिनल्स है, और इससे पहले कभी भी जो है दे का प्रयोग नहीं हो सकता। जब भी इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जब भी इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो द टू लास्ट लिखा हुआ है द लास्ट टू करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, द लास्ट टू चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ये बनेगा, बस हमको आगे का पीछे और पीछे का आगे करना है, बस हमको लास्ट यहाँ पे लेके आना है टू की जगह पे, और यही गलती है। चलिए लास्ट जो है इसकी हमारी जो एरर्स में जो लास्ट है आज वो 10 नंबर ये है कि although we reached his house in time he was left for the airport। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ although we reached this his house in time he was left for the airport। अब जब गलत आगे यहाँ पे देखेंगे तो गलत क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पैसिव वॉइस में है, और जब भी कभी एक्टिव वॉइस की आवश्यकता होगी तो हम लोग भूतकाल में दो कार्य जब घटित हो रहे होते हैं तो पहले वाला जो कार्य होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और बाद वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि although we reached his house in टाइम ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। तो देखो यहाँ पे जो ही वॉज लेफ्ट लिखा हुआ है, हमने पहले क्या बताया था कि पास्ट परफेक्ट, तो पहले होने वाला कार्य क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि वो ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, वो पहले एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था तब हम लोग उसके घर पहुंचे। तो ये वाला जो सेंटेंस हो जाएगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बन जाएगा, और पीछे वाला वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन जाएगा। तो गलती यहाँ पे है, ये आपको ही वॉज लेफ्ट ये पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बना है, ठीक है। तो बस इसी को ही वाज की जगह पे ही हैड लेफ्ट कर देंगे, बस आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलती है, इसकी जगह पे ही हैड लगाना है आपको बस, ठीक है। तो गलती है आपकी बी वाले पोर्शन में और ये गलत हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पे हमको कुछ खाली जगह दे रखी हैं और उनको फिल करना है। चलिए भाई 11 नंबर देखिए, ट्रस्ट गॉड एंड डू द राइट। ट्रस्ट किसके ऊपर, अब हम लोग किसी के ऊपर ही तो करते हैं, और देखो जब ऊपर करने का मतलब होता है कि हम लोग, अच्छा आपसे क्या कहता है कि भगवान पर भरोसा रखो, भगवान में भरोसा रखो, यही तो दो चीज़ें कही जाती हैं। तो हम लोगों को भगवान में भरोसा होता है, क्या होता है, भगवान में। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर में, एवं जो क्या हो जाएगा, ट्रस्ट गॉड ऑन डू द राइट, मतलब भगवान पर भरोसा, भगवान में भरोसा रखें और सही करें, यही लिखा हुआ है, सही करते जाएं, उचित या सही करते जाएं, यही चीज़ बनेगा इसकी। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे देखो ऑन तो दे नहीं रखा है तो इन का लेना पड़ेगा कि ट्रस्ट ऑन गॉड या ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, बस ये बन जाएगा। चलिए 12 नंबर क्या दिखा हुआ, इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई लास्ट हिम। तो देखो जब यहाँ पे इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई लास्ट, अब लास्ट का मतलब यहाँ पे हिम पीछे की बात कर रहा है तो मेट सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हो जाएगा, किसका, इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई लास्ट हिम, यहाँ मतलब सालों गुजर चुके हैं जब मैं उसे अंतिम बार मिला, ठीक, मिला था या मिला। तो यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा, मीट जो वर्ब होगी उसका हमें पास्ट में टेंस में ले जाना पड़ेगा, तो मीट का मेट हो जाता है, और जो है सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई लास्ट मेट हिम, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, दो हिज ब्लैंकेट इज नॉट मेड ऑफ वूल इट हैज़ अ टेक्सचर, किसका, वूलन का, वूली का, वूलिस का या वूल का। तो ये तो आपको आसानी से बता सकते हैं कि जो वाक्य दिया हुआ है कि ये लिखा हुआ यह कंबल ऊन का नहीं बना है, फिर भी
स्पर्श करने पर ऊनी आभास देता है। अब ऊनी, ऊनी क्या बनता है? ऊनी बनता है आपका एडजेक्टिव में, और किसी भी जो नाउन प्रोनाउन का एडजेक्टिव बनाते हैं तो वो शब्द बदल जाते हैं। जैसे वूलन, अब वूलन का वूली हो जाएगा यहाँ पे, वो फिर भी उसको जो है वूली टेक्सचर दे रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वूली हो जाएगा। खैर 14 नंबर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू विल नॉट बी अलाउड टू इंटर, यू हैव टू एन एंट्री पास। तो क्या हो जाएगा कि जब तक नहीं है, मतलब यहाँ पे खाली जगह के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? जब तक नहीं है, यू विल मतलब जब तक आपके पास एंट्री पास नहीं है तब तक आप एंट्री अलाउ नहीं की जा सकती, यही तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, जब तक नहीं। तो जब तक नहीं के लिए अनलेस, व्हेन, बट, इफ। तो देखो बट और इफ तो बेकार है, और व्हेन आपका यहाँ पे हो नहीं सकता। बचा अनलेस, तो अनलेस बिल्कुल सही बन जाएगा हिंदी अर्थ के हिसाब से, जब तक आपके पास, यानी कि यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर अनलेस यू हैव एन एंट्री पास, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट या निगेटिव शब्द नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 1000 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज हैव बीन आइडेंटिफाइड। 1000 तो यानी कि इसका मतलब हजारों प्रकार की तितलियों की खोज हो चुकी है। तो अब यहाँ पे इससे पहले क्या, कम से कम आना चाहिए कि कम से कम हजारों प्रकार की तितलियों की खोज हो चुकी है, यही तो बताया जाएगा। एज मेनी बनेगा नहीं। ठीक, दूसरा एज मच एज या एज मैनी, तो फिर हमको यहाँ पे सिर्फ एज मैनी एज ही लेना पड़ेगा कि कम से कम हजारों प्रकार की तितलियों की खोज हो रखी है। एज मैनी एज 1000 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज हैव बीन आइडेंटिफाइड, यहाँ पे ये बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि जो एज मैनी एज का प्रयोग जो होता है ये क्या होता है? काउंटेबल नाउन को प्रयोग मतलब दिखाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस दिखाई दे रहा है ये काउंटेबल नाउन, क्योंकि उसने क्या कह दिया? 1000 स्पीसीज, तो ये काउंटेबल नाउन बन गया, तो यहाँ पे एज मेनी एज का प्रयोग आराम से हम लोग कर पाएंगे। खैर 16 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ। हिज मिस्टेक, ही सॉल्व्ड हिज मिस्टेक, ही फिनिश्ड हिज मिस्टेक, या ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, या ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक। तो देखो मिस्टेक हमेशा रियलाइज्ड की जाती है, तो ही रियलाइज्ड, उसने उसकी गलती का एहसास कराया या महसूस किया उसने अपनी गलती को महसूस किया। ठीक इस तरीके से। तो देखो फिर 17वां नंबर क्या बन जाएगा। दीज म्यूरल्स आर टिपिकल तमिलनाडु, दीज म्यूरल्स आर टिपिकल तमिलनाडु। अच्छा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो अच्छा प्रीपोजिशंस देखनी है क्या क्या है। ऑन, विद, ऑफ और फॉर। दीज म्यूरल्स आर टिपिकल्स, तो देखो यहाँ पे वो तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। ये जो मुरल्स हैं, दीज मुरल्स आर टिपिकल तमिलनाडु, ये जो मुरल्स हैं ये बेसिकली मतलब जो है कहाँ से हैं? तमिलनाडु के हैं। तो तमिलनाडु के हैं, के लिए हमेशा ऑफ का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल आसानी से बताया जा सकता है। खैर 18 नंबर, 18 नंबर में क्या बन जाएगा? द फ्लाइट विल लैंड 6 दिस इवनिंग। तो अब इसके लिए क्या होता है? हवाई जहाज उतरेगा आज शाम 6 बजे। तो यहाँ पे खाली जगह में जब भी कभी ऐसा कुछ होता है 6 बजे, तो द फ्लाइट विल लैंडेड एट क्या हो जाएगा? 6 दिस टाइम। जब हमें उस तरीके का टाइम वगैरह दिया होता है तो हम लोग यहाँ पे किसका, क्योंकि 6 बजे स्थान पर क्या होगा? स्थान पर उतरेगा या लैंड होगा, तो उतर पर का मतलब एट हो जाएगा, क्योंकि लैंड उतरना शब्द के बाद हमेशा क्या होता है? एट का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे वो एट का करेंगे। चलिए फिर सेंटेंस अगला दिया हुआ है। द अक्यूज्ड वाज एज द कंसल वुड नॉट प्रोड्यूस्ड अ विटनेस। अच्छा देखो उसको ये बताया गया है कि दोषी को खाली जगह दिया गया है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोषी को खाली जगह दिया गया है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। तो लेट ऑफ कर दिया गया, लेट ऑन कर दिया गया, लेट असाइड कर दिया गया है, लेट आउट कर दिया गया। तो ये आपको भी पता है। लेट ऑफ, ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो यहाँ पे मतलब तो लेट ऑफ का मतलब उसको छोड़ दिया गया है, दोषी को छोड़ दिया गया है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो यहाँ पे लेट ऑफ का प्रयोग करेगा और ये एक तरीके की फ्रेजल वर्ब है, ये याद रखना। ये लेट ऑफ एक तरीके की फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है मुक्त करना, आजाद करना, छोड़ देना। चलिए 20 नंबर क्या दिखा हुआ है। नन ऑफ द गेस्ट्स रीच्ड एट द पार्टी बिकॉज द फूड लॉक्ड अनऑथोराइज्ड अनसेरेमोनीज अनएपिटाइजिंग अनअप्रोचेबल। तो
क्या हो जाएगा, नन, अरे भाई गिरो मत, नन ऑफ द गेस्ट रीच्ड एट द पार्टी बिकॉज द फूड लुक्ड, फूड क्या था, ज़्यादातर मेहमानों ने पार्टी में ज़्यादा खाना नहीं खाया क्योंकि भोजन दिख रहा था। कैसा दिख रहा था, तो देखो सबके मीनिंग पता होना चाहिए। अनअथोराइज्ड का मतलब होता है अनाधिकृत, फिर अनसेरेमोनियस का मतलब होता है कि बिना किसी तड़क भड़क के, ठीक है। फिर अनएपेटाइजिंग, अनएपेटाइजिंग का मतलब वो उस तरीके के होना चाहिए कि खाना साफ सुथरा या सही नहीं दिख रहा था। अनएपेटाइजिंग का मतलब तो फिर ऐसा ही बन पाएगा। तो यहाँ पे यही शब्द सही बनना है कि फूड लुक्ड अनएपेटाइजिंग, मतलब बहुत ही गंदा या भद्दा दिख रहा था, या अपाच्य शब्द कह सकते हैं कि मतलब खाना जो था वो पचाने योग्य नहीं था, ठीक है। अनएपेटाइजिंग, एपेटाइज का मतलब होता है जो पच जाता है, और अनएपेटाइजिंग का मतलब जो पचे नहीं, यानी कि अपाच्य। तो यहाँ पे जो खाना जो दिख रहा था वो कैसा था, वो अपाच्य था, इसलिए लोगों ने नहीं खाया, ठीक। बाकी लास्ट में दिखा है अनअप्रोचेबल का मतलब जहां तक पहुंचा नहीं जा सके, तो यहां पे इसका कोई मतलब नहीं था, ये नहीं लिया जा सकता। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ सिनोनियम्स दे रखे हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये अल्टरनेटिव्स दिख जाएंगे। चलिए तो अल्टरनेटिव्स देखते हैं। फ्यूरी लिखा हुआ है, फ्यूरी का मतलब होता है जिसको क्रोध बहुत आता है, अति क्रोधी, ठीक है, अति क्रोधी। तो स्कॉल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्कॉल्ड लिखा हुआ है। स्कॉल्ड का मतलब होता है फटकारना। फ्रॉन लिखा हुआ है, फ्रॉन का मतलब होता है भ्रकुटी, चढ़ाना या भौवें चढ़ाना, नहीं जो आप लोग ऐसे गुस्से होते हैं तो भौवें चढ़ा लेते हैं। चलिए शाउट, शाउट का मतलब तो गुस्सा होता है, नहीं शाउट का मतलब चिल्लाना होता है। एंगर, एंगर का मतलब गुस्सा होता है। चलिए फिर 22 नंबर देखेंगे, वेंडर लिखा हुआ है, वेंडर का मतलब होता है भटकना या घूमना। आपने देखा होगा ट्रेन, बस, उनमें सब में वेंडर्स आते हैं, पानी वाले, वो क्या नाम बोलते हैं आपके सॉरी, मूंगफली वाले, चने वाले, ये सब वेंडर ही कहे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर सिनोनियम देखना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। रोम, रोम का मतलब क्या होता है, रोम का भी मतलब भटकना ही होता है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ट्रीट, ट्रीट का मतलब व्यवहार करना होता है, और राइड, राइड का मतलब सवारी होता है। टैकीटर्न लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टैकीटर्न। और टैकीटर्न का मतलब क्या होता है, टैकीटर्न का मतलब होता है, टैकीटर्न का मतलब जो अल्पभाषी होता है, क्या होता है, अल्प, ठीक है, क्या होता है, अल्पभाषी, यानी कि जो कम बोलता है, कम बात करता है, ये उस तरीके के शब्द के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। कम बोलने वाला, जिसको मूक भाव कह सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से देखिए सैरकास्टिक लिखा हुआ है, और जो सैरकास्टिक होता है इसका मतलब क्या होता है, जो मतलब कटाक्षपूर्ण होता है, जो हमेशा बातों को कटाक्ष में कहता है, ठीक। अपसेट, अपसेट का मतलब होता है जो मतलब जब आप बहुत बुरी स्थिति में होते हैं, कह सकते हैं आपकी मन की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मन की स्थिति। ग्लोमी का मतलब होता है उदास, और साइलेंट का मतलब होता है शांत। तो यहाँ पे जो टैकीटर्न लिखा हुआ है अल्पभाषी, तो उसके लिए साइलेंट शब्द बिल्कुल हो जाएगा। ग्लोमी मतलब अंधेरा होता है, अंधकार में होता है, उदास होता है, निराश होता है। चलिए यहाँ पे हमको अपोजिट्स बताने हैं, ये देखिए ये अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए फिर रैपिड, तो रैपिड का मतलब क्या हो जाता है, रैपिड का मतलब होता है जो तेज होता है या तीव्र होता है। अब इसका मतलब थोड़ा धीमे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धीमे। और धीमे के लिए यहाँ पे देखो स्लो लिखा हुआ है, तो मिल जाएगा। सिली का मतलब मूर्ख होता है, सिंपल का मतलब सरल होता है, ग्लोरियस का मतलब क्या होता है, गौरवशाली होता है। चलिए फिर जेन्युइन लिखा हुआ है, जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जो यथार्थ होता है, जो विशुद्ध होता है, ठीक, जिसमें शुद्धता होती है, शुद्ध कह सकते हैं, ठीक। शुद्ध भी इसका एक शब्द बन जाएगा। फिर सच्चा भी होता है, वास्तविक भी होता है। फिर रैकलेस, अब रैकलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह होता है। सुपीरियर जो लिखा हुआ है, सुपीरियस, अब शुद्ध इसका मतलब क्या होता है, ये अशुद्ध होता है। सुपीरियस जो लिखा हुआ है इसका मतलब नहीं, इसका तो मतलब कृत्रिम, बनावटी, हाँ बिल्कुल यहाँ पे ये बन जाएगा। देखिए क्योंकि जो जेन्युइन होगा वो अपने आप से आएगा, और जो सुपेरियस जो लिखा हुआ इसको हम लोग अपने आप से बनाते हैं, जाली होता है, ठीक, बनावटी होता है, कपटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध का ये बिल्कुल शब्द अपोजिट हो जाएगा। बचा है डिल्यूटेड, डिल्यूटेड का मतलब घोला हुआ, और इनोसेंट का मतलब निर्दोष होता है, ठीक है। चलिए तो ये पीडीएफ आपको हम लोग सेव कर दे रहे हैं, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगी। तो जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।